एनसीपी किस प्रकार से प्रोटेस्ट करेगी, क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जब कभी बदलापुर जैसी घटना घटती है तो उस वक्त लोगों में आक्रोश रहता है कि छोटी बच्ची के ऊपर अत्याचार हुआ या महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, तो लोगों में आक्रोश रहता है कि जो भी आरोपी है उसको फांसी जल्द से जल्द मिलना चाहिए। लेकिन आज फांसी देने का प्रावधान नहीं है कानून में। उसके लिए जब मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री था, हमने एक कानून बनाया था, शक्ति का कायदा। उसके तहत ऐसी घटना अत्याचार की घटती है, महिला अत्याचार या बच्ची पर अत्याचार, तो उसको 24 घंटे के अंदर उसको फांसी देने का प्रावधान उसमें हमने किया है। और ये कानून को हमने हमारे उद्धव जी ठाकरे जिस टाइम मुख्यमंत्री थे, हमने उसको मंजूरी दिया, कैबिनेट की, विधानसभा की मंजूरी दिया, विधान परिषद की मंजूरी दिया, पूरा हमने कायदे को पूरे महाराष्ट्र शासन ने पूरी मंजूरी देने के बाद में अंतिम मंजूरी के लिए लास्ट अप्रैल के लिए हमने केंद्र शासन को 3 साल पहले से भेजा, 3 साल। लेकिन 3 साल से हमारा शक्ति कायदा अप्रैल के लिए केंद्र शासन में पड़ा है। महाराष्ट्र के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है देवेंद्र फडणवीस, उनको भी हमने चिट्ठी लिख के गुजारिश की कि आपकी सरकार है, आपके विचार की सरकार केंद्र में, आप प्रयास करके उसको जल्द से जल्द मंजूरी दीजिए। विधान परिषद में, विधानसभा में हमने सवाल उठाया, लेकिन इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस साहब कुछ ख्याल देने को तैयार नहीं। उनको वो सिर्फ जोड़ तोड़ की राजनीति, ये पार्टी तोड़ो, वो पार्टी तोड़ो, ये अपने खिलाफ में, ये पार्टी का नेता अपने खिलाफ में उसके ऊपर ईडी लगाओ, सीबीआई लगाओ, इसी में मस्त है। मेरी उनसे गुजारिश रहेगी कि ऐसी घटना जब घटती है महाराष्ट्र में, उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए, उसके लिए उसको फांसी मिलना चाहिए करके उन्होंने प्रयास करके शक्ति कायदे को अप्रूवल केंद्र शासन से जल्द से जल्द लाके महाराष्ट्र में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और इसके लिए हम कल राष्ट्रवादी कांग्रेस की हमारी महिला की जो राज्य की अध्यक्षा है, हमारी रोहिणी खड़से मैडम, हमारी मुंबई की अध्यक्ष है राखी सावंत, महिलाएं हमारी रहेंगी, कल हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ता रहेंगे। हम कल महात्मा गांधी जी के पुतले के सामने 10:30 से 11:30 तक काली फीती बांध के मुक्का आंदोलन करने वाले, ताकि ये सरकार को जगाने के लिए हमारा ये प्रयास है। सर, महाराष्ट्र की बात करते हैं, पुणे में हमने देखा जिस प्रकार से कल बीती रात एनसीपी के एक्स कॉर्पोरेटर को दिन दहाड़े गोली मार के हत्या कर दी, वहीं आए दिन महिला के साथ अत्याचार हो रहा है। क्या कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है? बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। आए दिन इस प्रकार की घटना घटती है। पुणे की आपने जिक्र किया, अफसर की घटना कल रात को 9:30 बजे। दूसरी घटना ये गोंदिया में एक घटना घटी है। इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है, मर्डर हो रहे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, छोटी बच्चों के ऊपर अत्याचार हो रहे। ये छोटी बच्चियों के अत्याचार हमने देखा कि ये बदलापुर की घटना होने के बाद में अकोला में इस प्रकार का अत्याचार हुआ, नासिक में हुआ, पुणे में हुआ। करीबन 10 दिन में 12 घटनाएं ऐसी हुई। और लॉ एंड ऑर्डर की तरफ गृह मंत्री साहब का कुछ ख्याल नहीं है। गृह मंत्री साहब ने बाकी काम से वक्त निकाल के लॉ एंड ऑर्डर महाराष्ट्र की किस प्रकार से सुधरे, किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल में ला सकते हैं, उसके लिए कार्रवाई उन्होंने करना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस पूरी तरह फेल है लॉ एंड ऑर्डर संभालने में? 100%। मैं उनका राजीनामा नहीं मांगूंगा, क्योंकि वो देने वाले नहीं करके मैं उनको बिल्कुल राजीनामा देने के लिए नहीं बोलूंगा। लेकिन वो जब तक है, बहुत थोड़े दिन बचे अभी उनके, वो जब तक है तब तक उन्होंने महाराष्ट्र की कायदा सुव्यवस्था की परिस्थिति सुधारने के लिए वक्त देना चाहिए और पूरी परिस्थिति को कंट्रोल में लाना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हमने कल देखा एमबीए की तरफ से बड़े नेता जो कल सड़क पर उतरे थे शिवाजी महाराज के पुतले को लेकर, घटना को लेकर, उसके बाद एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जो ये नेता उतरे हैं एमबीए की तरफ से, ये सिर्फ राजनीति करने उतरे हैं। वहीं एक देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि नेहरू जी ने शिवाजी महाराज का अपमान किया था, जो माफी नहीं मांग रहे, सिर्फ पूरी दिखावा है। ऐसा है, छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा वहां पे जो बैठाई थी 8 महीने में गिरती है। कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका में 138 साल तक खड़ा है, समुद्र के बीच में 138 साल तक खड़ा है, उसको कुछ नहीं हुआ। कल हमने जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के वहां पे जाके हमने अभिवादन उनको किया। 75 साल से यशवंतराव चौहान साहब ने उसको वहां पे गेटवे ऑफ इंडिया के सामने लगाया था।
50 साल से वहां पे खड़ा है। और इनकी सरकार में 8 साल में छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला गिरता है। ये भ्रष्टाचार खूब करते हैं। और जिसको इन्होंने बनाने के लिए दिया था वो 23 साल का लड़का, तजुर्बा नहीं। और उनको तो शर्म लगना चाहिए। कल उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किया, उसका सवाल उनको अभी जनता पूछ रही है। सर बात करते हैं, हमने देखा शरद पवार जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में देखा काफी अच्छे सीटें आई थी, जिसके बाद अब बीजेपी के कई बड़े नेता जो है शरद पवार के संपर्क में हैं। क्या उन लोगों को बीएनसीपी शामिल करने लिए जुटना? ऐसा है कि करना नहीं करना हमारी पार्टी तय करेंगी, लेकिन जो हमको छोड़ के, हमारे पार्टी में जो थे जो हमको छोड़ के गए, उनको तो पार्टी ने नहीं लेने का तय किया है। लेकिन बाकी जो दूसरे पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कुछ बड़े नेता हमारे कतार में हमारे तरफ आने के लिए, क्योंकि उनको माहौल दिख रहा है ना, ये पूरे माहौल उनको महाराष्ट्र में दिख रहा है। किस प्रकार से महंगाई है महाराष्ट्र में, किस प्रकार से बेरोजगारी है, किस प्रकार से किसान परेशान है। ये सब देखते हुए सरकार ने जिस प्रकार से काम करना चाहिए वो काम नहीं हो रहा करके उन्हीं के पार्टी के नेता, उन्हीं से नाराज है। सर क्या आपको लगता है महायुति में सब कुछ ठीक चला? जिस प्रकार से अजीत पवार को लेकर आए दिन ताराजी सावंत ने जिस प्रकार से बयान दिया था, कुछ दिन पहले एकनाथ शिंदे के नेता ने बयान दिया, क्या कहीं ना कहीं अजीत पवार को दरकिनार किया जा रहा है महायुति में? जिस प्रकार से बीजेपी, एकनाथ जी शिंदे और अजीत पवार साहब का जिस प्रकार से तालमेल होना चाहिए, उस प्रकार से तालमेल उनको दिखता है। और ऐसे ही चलते रहा तो बीजेपी एन चुनाव के मौके पे भारतीय जनता पार्टी उनको बोल सकती है, एकनाथ शिंदे को तुम अलग चुनाव लड़ाओ, अजीत पवार को बोल सकती है तुम अलग चुनाव लड़ाओ। इसकी भी शक्यता है, क्योंकि उनको मालूम है कि तीनों पार्टी का तालमेल बराबर नहीं है, और तीनों पार्टी का तालमेल बराबर नहीं होने के कारण इकट्ठा तीनों पार्टी चुनाव लड़ना उनके लिए बड़ा मुश्किल है। सर आखिरी सवाल जानना चाहिए शरद पवार को लेकर, जिस प्रकार से शरद पवार को केंद्र सरकार द्वारा Z+ सुरक्षा दी गई थी, लेकिन जिसके बाद शरद पवार ने हालांकि दिल लेने से मना कर दिया, लेकिन कमेटी बैठाई गई। क्या आपको लगता है क्या वजह है इसके पीछे, जिस प्रकार से Z+ पवार साहब को जबरन Z+ सुरक्षा देने का प्रयास चालू है, ताकि 57-58 सीआरपीएफ के जवान उनको अगल बगल रहे, गाड़ी में उनके बैठे। पवार साहब किससे बात कर रहे हैं, पवार साहब को कौन मिलने आ रहा, कौन सांसद आ रहा, कौन विधायक आ रहा। पवार साहब की एक एक मिनट की जानकारी मिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य शासन का ही प्रयास है, लेकिन पवार साहब ने बोला मुझे सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सर।